जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग न्यूज़पेपर्स एडिटोरियल्स एनालिसिस लेके आए हैं फ्रॉम 4th to 6 जुलाई 2021 और इसमें काफ़ी अच्छे एडिटोरियल्स हैं। और आजकल यूपीएससी जैसे अपना पैटर्न चेंज कर रहा है तो मोस्टली जो हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं वो भी एडिटोरियल से आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल सोशल स्ट्रक्चर्स डिफर्स इन एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स, ये क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो इस आर्टिकल में ये भी कवर किया गया है। तो काफी अच्छे एडिटोरियल्स जो हैं उनमें से यूपीएससी काफी क्वेश्चंस आजकल पूछने लगा है। तो प्लीज एडिटोरियल्स का अपना जो रूटीन है पढ़ने की उसे चेंज मत करना, सारे एडिटोरियल्स कवर करना और हमारे इस वीडियो को जरूर देखो। हम लोग मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो हैं वो कवर करते हैं सारे न्यूज़पेपर से। तो अपना पहला एडिटोरियल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो पहला जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो है कैन रिड्यूसिंग सेस लेविस ईज हाई फ्यूल प्राइसेस। तो इसका यह मतलब है कि जो सेस लगता है, सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स। गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी टैक्स पे टैक्स लगाती है सो दैट कि वो किसी प्रोग्राम को अपने प्रमोट कर सके, राइट। जैसे वैक्सीनेशन, पोस्ट पैंडेमिक जो गवर्नेंस पॉलिसीज थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी चीजों पे सेस लगाना शुरू किया है। तो आर्टिकल का मेन थीम यह है कि अगर हम लोग पेट्रोल डीजल पे जो सेस लग रहा है अगर हम उसको रिड्यूस कर दें तो क्या जो बढ़ती कीमतों पे थोड़ा सा सुधार लाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल की थीम ही है, राइट। तो रिसेंटली रेटिंग एजेंसी इकरा, तो अब इकरा की आप फुल फॉर्म प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। तो ये एक रेटिंग एजेंसी है, राइट। इसने ये बताया कि गवर्नमेंट हैड रूम, गवर्नमेंट के पास प्रोविजन है और स्पेस है, रूम है टू कट सेस लेविज ऑन रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल टू ईज प्राइसेस। लोअर फ्यूल प्राइसेस विल हेल्प कूल इन्फ्लेशन लेवल। अगर थोड़ी सी अगर कीमतें सरकार कम कर दे तो हमारी जो इन्फ्लेशन लेवल है, जो हमारी जो महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की, वो कम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी इन्फ्लेशन की लिमिट है वो 6 to 2%, 4% फिक्स है, +2 और -2। तो 6% अगर हमारी मैक्स अपर लिमिट है इन्फ्लेशन की तो वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। तो थीम ये है कि अगर गवर्नमेंट जो सेस है वो अगर रिड्यूस कर देती है पेट्रोलियम प्राइसेस पे तो होगा क्या, ये हमारा इन्फ्लेशन का लेवल जो थोड़ा सा कम हो सकेगा, राइट। तो वाई देयर इज अ रूम टू कट सेस लेविस, क्या है, क्यों है रूम टू कट सेस लेविस पे, ठीक है। द इकरा हैज एंटिसिपेटेड दैट आफ्टर ईजिंग ऑफ कर्व्स एंड एक्सेलरेटिंग pace of COVID-19 vaccination there will be an increase in mobility of population and economic recovery। क्योंकि अब जो है वो जो restrictions है COVID-19 की वो भी कम हो गई हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, तो ऑफ कोर्स पॉपुलेशन की जो मोबिलिटी है वो बढ़ेगी और जो हमारी इकोनॉमी है वो जो था वो रिकवर करेगी, राइट। तो अगर इकोनॉमी रिकवर करेगी तो जो हमारा अगर हम देखें कि जो कंजम्पशन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वो भी सब्सिक्वेंटली इंक्रीज करेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए हैं पेट्रोलियम और डीजल से वो वहां से ही कवर कर सकती है, राइट। विद द हायर कंजम्पशन, अगर गवर्नमेंट ज्यादा पेट्रोल डीजल बेचती है तो जो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलेगा, गवर्नमेंट उससे ही अपना पूरा जो किटी है भर सकती है। तो सेस को हम लोग थोड़ा सा कम कर सकते हैं, राइट। तो इट फोरकास्ट दैट कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वुड हेंस ग्रो एट अबाउट 14 and 10% respectively in the financial year 2021 to 2022. It has projected that aggregated revenue from such taxes on these two fuels to expand by about 13% in financial year 2022 from the previous year। तो ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया गया है कि गवर्नमेंट को और ज्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होने वाला है विद द हाई सेल्स इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, राइट। तो इकरा ने ये कहा कि अगर गवर्नमेंट जो है अगर थोड़ा सा अपना सेस कम कर देगी तो गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी अपने इन्फ्लेशन को कैटर करने के लिए, राइट। तो इकरा आर्ग्यूज दैट इफ गवर्नमेंट डिसाइड्स टू फॉरगिव द एडिशनल रेवेन्यू मतलब सेस, राइट, इट वुड बी एबल टू ईज फ्यूल प्राइसेस। तो हाउ कैन लोअर फ्यूल प्राइसेस मेक इट इजियर फॉर द आरबीआई टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। कैसे कम प्राइसेस, ठीक है, इजी करेंगे आरबीआई के लिए जिससे वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और महंगाई को बैलेंस कर सके। ओके, मई 2021 में जो इन्फ्लेशन रीडिंग थी वो थी 6.3%, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो थे वो बढ़ रहे थे। तो आरबीआई ने क्या किया, एकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टांस। एकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टांस हमने ऑलरेडी एक अपनी पिछली वीडियो में कवर किया है। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने अपने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो चेंज नहीं किए और उनको लो ही रखा, क्योंकि पेंडेमिक था, ऑलरेडी इन्फ्लेशन बढ़ रहा था।
तो गवर्नमेंट ने अपने एकोमोडेटिव जो अपने इंटरेस्ट रेट्स थे वो लो रखे और अनचेंज रखे, राइट। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी बार बार ये कह रही है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, क्रूड पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, उसी के साथ साथ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही हैं, राइट। तो आरबीआई ने ये कहा, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने ये कहा कि सेस जो टैक्सेस जो हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो पेट्रोल और डीजल पे इंपोज करती है, अगर उनको मैनेज किया जाए इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, राइट, इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर अगर मैनेज किया जाए तो हम थोड़ी सी कॉस्ट जो है, जो पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट है वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो अगर थोड़ी सी कॉस्ट अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो उससे ट्रांसपोर्ट फ्यूल जो है वो सस्ता हो जाएगा, राइट। इन्फ्लेशन पे थोड़ी सी गिरावट आएगी और आरबीआई भी अगर अपने क्रेडिट जो आरबीआई के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं क्रेडिट पे जो आरबीआई लोन देती है, अगर उस पे भी आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, ठीक है, एक तो पेट्रोल प्राइसेस कम होंगे, उससे इन्फ्लेशन कम होगी, और आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट भी कम कर देगी, तो उससे हमारी इकोनॉमी को रिकवर करना आसान हो जाएगा। ओके, तो इसका जो मेन मकसद था इस आर्टिकल का वो ये था कि आरबीआई चाहती है कि आरबीआई अब सिर्फ आरबीआई अपने क्रेडिट जो रेट्स हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, सिर्फ उनको कम करने से इंटरेस्ट रेट जो हमारी इकोनॉमी है वो रिकवर नहीं करेगी। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्सेस हैं, जो सेस हैं, वो भी कम करने पड़ेंगे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो ये कहता है क्राफ्टिंग ए यूनिक पार्टनरशिप विद अफ्रीका। इस आर्टिकल से जरूर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी है, जरूर तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी है प्रीलिम्स में आने की। ओके, तो थीम क्या है कि द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट presents an opportunity for enhancing India-Africa relation, especially in the domain of agriculture. एग्रीकल्चर, देखो अफ्रीका में काफी ज्यादा एरेबल लैंड है, ठीक है। अब कुछ 60+% जो अफ्रीकन लैंड है वो अब तक अंडर कल्टीवेशन नहीं है और वो काफी उपजाऊ लैंड है, ठीक है, विद प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज वो काफी उपजाऊ लैंड है। तो इस आर्टिकल का थीम ये है कि अगर वहां पे इंडिया अपनी अफ्रीका के साथ अच्छी पार्टनरशिप करके, अच्छे बायलैटरल रिलेशंस बना के अगर इंडिया वहां पे इन्वेस्ट करता है तो इंडिया को अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, तो इंडिया शुड प्रोएक्टिवली प्रोवाइड फंड्स एंड अदर रिसोर्सेज टू अनलीश दिस पोटेंशियल टू कंटेन द राइजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। चाइना ने ऑलरेडी अपना इन्फ्लुएंस जो है वो अफ्रीका में दिखाना शुरू कर दिया है। चाइना इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ले रहा है। चाइना कहता है कि मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करूंगा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे ना रिलाई करके मैं लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करूंगा, इसलिए चाइना जो है वो अफ्रीका पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या है, इंडिया का कैसा रिलेशन है अफ्रीका के साथ? तो इंडियाज एंगेजमेंट विद द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैज बीन मल्टीफेसिटेड with projects implemented under Indian lines of credit, capacity building initiatives and cooperation in a range of sectors, right? Amongst which agriculture cooperation holds an immense significance. जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के पास बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे वो एग्रीकल्चर कॉपरेशन अफ्रीका के साथ बढ़ा सकता है। तो चाइना अफ्रीका के कैसे रिलेशंस हैं और वो क्यों कंसर्न बन के रह गया है इंडिया के लिए, राइट? तो चाइना इज अमंगस्ट द अफ्रीकाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ये ध्यान रखें कि चाइना अफ्रीका का एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इट इज ऑल्सो अफ्रीकाज सिंगल बिगेस्ट क्रेडिटर। सबसे ज्यादा उधार जो है वो अफ्रीका को चाइना ही देता है, ठीक है। इट्स कॉर्पोरेशंस डोमेन्स द रीजन्स इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट एंड आर नाउ एंटरिंग द एग्री इंफ्रा सेक्टर। पहले जो चाइना था वो इन्वेस्ट करता था इन द टर्म ऑफ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है, वो ठीक है, लेबर इंटेंसिव यूनिट्स लगाता था चाइना। लेकिन अब चाइना जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे सेट कर रहा है। तो इंडिया को इस चीज के लिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए, राइट? तो while access to Africa natural resources, its untapped markets and support for one China policy are prime drivers of China's engagement with Africa, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज तो ऑब्वियसली वन चाइना पॉलिसी, ऑब्वियसली और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्ले कर रहे हैं चाइना और अफ्रीका के रिलेशंस के बीच में? चाइनीज बिल्ट इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड इकोनॉमिक जोन्स इन अफ्रीका, राइट, एंड अट्रैक्टिंग लो कॉस्ट लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स that are relocating from China, ठीक है। Chinese operations in Africa are important to accumulate global experience in management, risk and capital investments.
चाइना इज विलिंग टू ओवरलुक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे ना रिलाई करके एक ब्रांड बनाना चाहता है अपना, जिसका नाम है ब्रांड चाइना, एंड पुट चाइनीज स्टैंडर्ड्स इन द होस्ट कंट्रीज। चाइना अपनी कंट्री, अपने प्रोडक्ट्स को एक लो डेवलपिंग कंट्रीज, एलडीसी जितनी भी है, लो डेवलपमेंट कंट्रीज या मिड इनकम कंट्रीज है, वहां पे डंप भी बोल सकते हैं, डंप भी करना चाहता है और वहां पे अपने हेजेमनी भी क्रिएट करना चाहता है, राइट। तो चाइना इज विलिंग टू ओवरलुक, चाइना को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे ज्यादा अब ध्यान नहीं है, चाइना अपना ब्रांड बनाना चाहता है जिसका नाम है ब्रांड चाइना। तो क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी बड़ा अच्छा ग्लोबल एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट को लेके, रिस्क और कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को लेके, तो ये इंडिया के लिए एक बड़ा कंसर्न है। तो इंडिया अफ्रीका एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन कैसा रहा आज तक? इंडिया इज एन इंपोर्टर ऑफ फ्रूट्स, नट्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम द अफ्रीका। इंडिया ने हमेशा कैश्यू, फॉर एग्जांपल, इंडिया काफी इंपोर्ट करता है, कैश्यू काजू जो है काफी इंपोर्ट करता है अफ्रीका से। इंडिया अफ्रीका एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन currently includes institutional and individual capacity building initiatives such as India Africa Institute of Agriculture and Rural Development at Malawi। ओके, तो काफी अभी इंस्टीट्यूशन मतलब कि यहाँ का इंस्टीट्यूशन, इंडिया का इंस्टीट्यूशन और अफ्रीका का इंस्टीट्यूशन एक मेमोरेंडम साइन करते हैं, और या यहाँ की कोई बड़ी एमएनसी, बड़ी कंपनी अफ्रीका में जाके प्रोजेक्ट लगाती है, तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव हो गया। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो कोऑर्डिनेशन है वो कम है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल कैपेसिटी बिल्डिंग में अब तक जो है वो रिलेशंस रहे हैं। तो ऑथर ये कह रहा है कि हमें एक बड़ा प्लान बना के, इंडिया को एक बड़ा प्लान बना के बड़े पैमाने पे वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाना चाहिए, राइट। तो इंडिया ने क्या किया आज तक? इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया, एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट लोन्स एंड सप्लाई ऑफ मशीनरी, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ फार्म लैंड्स, ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स इन द अफ्रीकन एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। तो इंडिया के फार्मर्स ने ऑलरेडी 6 लाख हेक्टर्स ऑफ लैंड जो थी वो अफ्रीका में ले रखी है फॉर कमर्शियल फार्मिंग, राइट। तो इससे ज्यादा भी इंडिया अच्छा अचीव कर सकता है। फॉर एग्जांपल, द केरला गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मीट इट्स डीप रिक्वायरमेंट फॉर रॉ कैश्यूज। केरला गवर्नमेंट को जो रॉ कैश्यूज, जो कच्चा काजू है, उसका इंपोर्ट जो है वो केरला गवर्नमेंट चाइना से करता है, ठीक है। तो क्योंकि केरला की जो रिक्वायरमेंट है वो है 8 लाख टन की, और जो केरला की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 0.83 लाख टन की, तो बाकी की रिक्वायरमेंट जो है वो केरला वो अफ्रीका से पूरी करता है। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक गैप है और कितना इंडिया वहां से अचीव कर सकता है अफ्रीका के साथ रिलेशंस बना के। तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ऑफ इंक्रीजिंग कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर, राइट। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैज 65% ऑफ द वर्ल्ड अनकल्टिवेटेड अरेबल लैंड। 65% बहुत ज्यादा होती है ये 65%। इट एम्प्लॉयज ओवर 60% ऑफ द वर्कफोर्स एंड अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 20% ऑफ द सब सहारन अफ्रीकन जीडीपी, ठीक है। तो ये इससे हमें ये पता चलता है, दिस टेस्टिफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंप्रूविंग इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। ओके, द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव कॉस्ट कंपीटिटिवनेस बाय रिमूविंग टैरिफ्स। तो अगर हम लोग अफ्रीका के साथ एफटीए कर लें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ, तो हम लोग कम टैरिफ में भी वहां पे अपने प्रोडक्ट्स वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उससे हमारे रिलेशंस भी सब्सिक्वेंटली इंक्रीज होंगे, ठीक है। एक ऑलरेडी प्रपोजल है ब्रांड बनाने का अफ्रीका कोलम कैश्यूज। जैसे मैंने, कोलम जो है वो डिस्ट्रिक्ट है केरला में, तो जैसे मैंने आपको बताया कैश्यू नट की काफी अच्छी प्रोडक्शन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो अफ्रीका कोलम कैश्यूज जैसे एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने के लिए। द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ इनोवेटिव एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हैज बीन एविडेंट इन द अफ्रीकन एग्रीटेक सेक्टर। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल सेक्टर काफी ज्यादा ओपन है, और इंडिया अपनी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ, मैंने आपको पिछले वीडियो में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, राइट, इनोवेटिव और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ काफी ज्यादा जो था वो इनोवेशंस ला सकता है अफ्रीका की एग्रीकल्चर सेक्टर में, राइट। द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द कॉन्टिनेंट एंजॉयड a 110% ग्रोथ बिटवीन 2016 and 18, ठीक है। दिस प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन इंडस्ट्रीज टू टैप इनटू द अफ्रीकन एग्री बिजनेस वैल्यू चेन्स। तो ये अच्छा आर्टिकल है, आप ऐसी लाइंस जो है वो मेंस के आंसर राइटिंग पे लिख सकते हैं। एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत अच्छा टॉपिक है ये, राइट। तो वे फॉरवर्ड क्या है वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं? थॉरो इंपैक्ट असेसमेंट needs to be conducted of the existing capacity building initiatives in agriculture for India to stand in good stead, right?
दिस कुड इंक्लूड डिटेल्ड सर्वेज ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव रिटर्न टू देयर होम कंट्रीज। ठीक है, बहुत सारे जो वहां से इंडिया वापस आ गए हैं इन फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर सर्विस सेक्टर, वो रिकंसिडर कर सकते हैं अपना वापस जाना और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, तो ये था, ये आप लोग कंक्लूजन में लिख सकते हैं ये वाला कंटेंट। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका 1 सेकंड हमें काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब्सक्राइब करो। और हम लोग अपना अगला आर्टिकल देखेंगे जो है सल्वा जुडूम। सल्वा जुडूम है क्या? हमने कई बार देखा होगा कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो लोकल विलेजर्स को छत्तीसगढ़ में डिप्लॉय करती थी। क्यों? ताकि वो अपनी ट्रेडिशनल वेपन्स के साथ साथ मॉइस्ट का जो था वो मॉइस्ट की एक्टिविटी, नक्सलाइट्स की एक्टिविटी को काउंटर कर सके। राइट, तो इससे काफी ज्यादा एरिया में डिस्टर्बेंस आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में एक रूलिंग दी, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो सल्वा जुडूम, इसका थीम हम लोग पढ़ेंगे पहले। तो सल्वा जुडूम जजमेंट वाज डिलीवर्ड 10 years ago बट इट हैज नॉट बीन इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो सल्वा जुडूम जजमेंट जो थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पहले दे दी थी, लेकिन इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया गया गवर्नमेंट ने। ठीक है, क्यों? ये हम आगे देखेंगे। क्योंकि विलेजेस जो है वो आज भी हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिहैबिलिटेशन। ठीक है, एंड देयर हैज बीन नो प्रोसिक्यूशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन। वहां पे काफी सारे ह्यूमन राइट्स वायलेट किए थे सिक्योरिटी फोर्सेस ने। ठीक है, उन्होंने जो वहां के लोकल विलेजर्स थे उन पे काफी ज्यादा वायलेशन की थी ह्यूमन राइट्स की, उनको डिप्लॉय किया ताकि वो मॉइस्ट के साथ इंडल्ज होके उनको इंफॉर्मेशन दे सकें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इनको रिहैबिलिटेट किया जाए, और जितने भी विलेजर्स इन काम में लगाए गए हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया और विलेजर्स को रिहैबिलिटेट करने के लिए बोला गया। तो ठीक है, तो बैकग्राउंड हम देखेंगे इसका। ऑन जुलाई 2011 सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ हिस्टोरिक जजमेंट इन नंदिनी सुंदर एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ केस। द जजमेंट वाज एम टू कर्ब द मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट ट्राइबल राइट्स। तो सल्वा जुडूम क्या था और कि जजमेंट क्यों दी गई थी? ठीक है, तो एज अ गवर्नमेंट बैक्ड पीपल रेजिस्टेंट मूवमेंट, जो सल्वा जुडूम मूवमेंट थी ये गवर्नमेंट ने ही स्पॉन्सर की थी। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे पीपल्स रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट द मॉइस्ट, अगेंस्ट द नक्सलाइट्स। ठीक है, ये 2005 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 2005 में स्टार्ट हुई थी, और इसका जो गोंडी लैंग्वेज, जो वहां की छत्तीसगढ़ की जो लैंग्वेज है गोंडी लैंग्वेज, वहां पे इसको बोला गया था पीस मार्च। ये प्यूरिफिकेशन हंट, प्यूरिफिकेशन हंट मतलब कि जो भी नक्सलाइट आ रहे हैं तो लोकल विलेजर्स अपने लोकल वेपनरी यूज करके या स्टेट द्वारा जो वेपनरी दी गई है उसको यूज करके वहां के जो नक्सलाइट्स हैं उनको मारेंगे, और प्लस नक्सलाइट्स के साथ दोस्ती करके स्टेट को इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा कि आप लोकल विलेजर्स को इतने मुश्किल हालात में क्यों डाल रहे हैं। राइट, बट इन इफेक्ट इट इन्वॉल्व अथॉरिटीज आर्मिंग ट्राइबल विलेजर्स टू फाइट मॉइस्ट। तो मैंने आपको जैसे बताया कि एक गवर्नमेंट बैक्ड पीपल रेजिस्टेंस मूवमेंट थी अगेंस्ट द मॉइस्ट, लेकिन अल्टीमेटली इसने क्या टर्न लिया? इट इन्वॉल्व अथॉरिटीज आर्मिंग, उन्होंने वेपन्स दिए ट्राइबल विलेजर्स को टू फाइट मॉइस्ट। ये प्रॉब्लम है। ओके, द मूवमेंट लेटर रिसीव बाईपार्टीजन सपोर्ट फ्रॉम बोथ द रूलिंग एज वेल एज ऑपोजिशन पार्टीज। ओके, तो सल्वा जुडूम के हब्स कहाँ है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, तो ये उसके हब्स हैं उनके। तो जजमेंट क्या था? जजमेंट ने बैन कर दी सल्वा जुडूम मूवमेंट जो थी। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, ठीक है, इट ऑल्सो रूल्ड दैट द यूज ऑफ सरेंडर्ड मॉइस्ट and untrained villagers in frontline counter insurgency operations as SPOs was unconstitutional। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये थी कि जो मॉइस्ट सरेंडर करते थे, जो नक्सलाइट सरेंडर करते थे, तो हमारे यहाँ की जो अथॉरिटीज थी उनको यूज करती थी ताकि वो मॉइस्ट जो नक्सलाइट्स थे उनके साथ फ्रेंडशिप करें और उनको इंफॉर्मेशन करें, या तो वेपन्स लेके उन्हीं के तरीके से खत्म करें मारे। तो और गवर्नमेंट ने ये कहा कि वो स्पेशल पुलिस फोर्सेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो स्पेशल पुलिस फोर्सेस की आपने डेजिग्नेशन दी है लोकल विलेजर्स को या सरेंडर्ड मॉइस्ट को, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है,
तो इट डायरेक्टेड दैट एग्जिस्टिंग एसपीओज वी बी रीडिप्लॉयड इन ट्रैफिक मैनेजमेंट और अदर सेफ ड्यूटीज। तो ये कहा गया कि उनको ट्रैफिक जो ट्रैफिक पुलिस होती है उनकी ड्यूटीज लगा दो या कुछ भी ऐसे सेफ ड्यूटीज लगा दो। इट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू सबमिट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स about the matters, especially persecution of security forces and others involved in the human rights violation। तो ये भी कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट को कि एक ऐसा प्लान बनाओ, ठीक है, स्पेशली उन सिक्योरिटी फोर्सेस पर जिसने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की है। ओके, और रिहैबिलिटेशन दो, रिहैबिलिटेट करो, उनको सेफ होम्स दो विलेजर्स को जो कि वायलेंस से सफर हुए हैं। ओके, तो क्या कंसर्न्स थे, क्यों ये आर्टिकल लिखा गया कि ये जजमेंट जो थी वो उसका रिजल्ट नहीं आया। तो इवन आफ्टर 10 years नथिंग हैज बीन डन टू इंप्लीमेंट द जजमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो थी उसने सिर्फ नाम चेंज कर दिया, उसने एसपीओस जितने भी थे उनको डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स बना दिया, डीआरजीज बना दिया, ठीक है। मोस्ट डीआरजीज आर कैप्चर्ड और सरेंडर्ड मॉइस्ट, जो बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे जो ये जो सरेंडर थे, जो सरेंडर करते थे मॉइस्ट, पहले उनको एसपीओस बनाते थे, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उनको डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स बना दिया। तो जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ये रिजर्व गार्ड्स थे, ठीक है, इनको ऑटोमेटिक वेपनरी दे दी एज सून एज दे ज्वाइन पुलिस फोर्सेस। तो जब उनको ऑटोमेटिक वेपन मिल गए तो वो जो थे लोकल विलेजर्स को हर्ट करने लगे, अपना इन्फ्लुएंस दिखाने लग गए, ठीक है। और बहुत ही छोटी ट्रेनिंग के बाद, 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद, तो जो डीआरजीज थे इन्होंने क्या किया, दे कमिट एक्सेसेस अगेंस्ट देयर फॉर्मर फेलो विलेजेस, सफर द मोस्ट कैजुअलिटी इन एनी ऑपरेशन, राइट। तो उनको पेमेंट भी कम दी गई, ठीक है, उनको ऑटोमेटिक वेपन दे दिए, उससे और डिस्टर्बेंस, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, इनको ऑटोमेटिक वेपन दे दिया, जिससे हुआ क्या कि ये अपने लोकल विलेजेस पे कैजुअलिटीज करना शुरू हो गए। तो जो डीआरजीज इन्होंने बनाए थे वो उनको भारी पड़ गया उल्टा ही, राइट। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर द जजमेंट, जब जजमेंट दी तो क्या हुआ, द जुडूम कैंप्स आर वर्चुअली एम्प्टी, ठीक है, जो कैंप्स थे वो उनको एम्प्टी किया गया, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि विलेजर्स स्प्लिट, विलेजर्स दोबारा कल्टीवेशन में आ गए, विलेजर्स अब डिमांड कर रहे हैं स्कूल और हेल्थ सेंटर्स के बारे में, पहले, ठीक है, पहले वो सीआरपीएफ कैंप्स थे, अब वो डिमांड कर रहे हैं स्कूल और अच्छे हेल्थ सेंटर्स के बारे में, ठीक है। 2007 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई सारे स्कूल्स जो थे वो वेकेट कर दिए एज पर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस, लेकिन कुछ उनमें ऐसे विलेजर्स थे वो आज भी अरेस्टेड हैं एज सस्पेक्टेड मॉइस्ट एंड स्पेंड लॉन्ग ईयर्स इन जेल बिफोर देयर एक्विटल, ठीक है। तो आज कई भी सारे भी ट्रायल बेसिस पे जेल में हैं, ठीक है, बट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स ऑफ विलेजेस एंड मॉइस्ट एंड किलिंग्स ऑफ सस्पेक्टेड इन्फॉर्मर बाय द मॉइस्ट कंटिन्यू एट अ स्टडी पेस, ठीक है। तो इसमें कहने का ये मतलब है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है विलेजर्स की एंड मॉइस्ट और मॉइस्ट के द्वारा, और सस्पेक्टेड इन्फॉर्मर्स जो हैं उनको भी मॉइस्ट जो है वो मार देते हैं और नोबडी इज केयर अबाउट देम। तो ये आर्टिकल इसके बारे में था। तो इसका ये वे फॉरवर्ड है, कंक्लूजन है, राइट। तो इस आर्टिकल में सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की गई है एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स का। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था क्योंकि लास्ट ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में, राइट। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये अच्छा आर्टिकल है। तो इसमें यह कहा गया कि कैसे एशियन और अफ्रीकन के मेल और फीमेल एलिमेंट्स अपनी एनवायरनमेंट में एक्टिविटीज जो है वो उनकी वो प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इसका कंटेक्स्ट ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे ऑक्यूपाई सिमिलर इकोलॉजिकल निशेस, इकोलॉजिकल निश मतलब कि वो, एक मिनट में आपको देख के बताऊंगा, इट्स अ टर्म फॉर द पोजीशन ऑफ ए स्पीशीज विद इन द इकोसिस्टम। तो पोजीशन क्या है एक स्पीशीज की इकोसिस्टम में, वो उसका इकोलॉजिकल निश जो है वो डिफाइन करता है, राइट। तो सोशल स्ट्रक्चर मतलब जो मेल का बिहेवियर है टुवर्ड्स इट्स ओन मेल का फ्रेंड्स एज वेल एज टुवर्ड्स इट्स फीमेल काउंटर पार्ट्स, राइट। तो इसका थीम ये है कि सोशल स्ट्रक्चर जो है एलिफेंट्स का वो डिफर करता है अफ्रीकन सवाना एलिफेंट्स के साथ, राइट। तो रिसर्चर्स ने ये कहा कि 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसमें यह कहा गया कि एडल्ट मेल एलिफेंट जो है वो ग्रुप में चलते हैं साथ में। कि क्यों चलते हैं, हमेशा जो भी एशियन एलिफेंट्स हैं या अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं वो कभी भी मिक्स में नहीं चलते, मेल और फीमेल का ग्रुप जो है वो उनका मिक्स नहीं होता, राइट।
वो हमेशा मेल का ग्रुप अलग चलता है, फीमेल का ग्रुप अलग मूव करता है। क्यों? दो पॉसिबिलिटीज हैं इसके लिए। पहला, फॉर स्ट्रेंथ एंड सेटलिंग देयर डोमिनेंस पोजीशन, और दूसरा, यंग मेल्स प्रेफरेंशियली एसोसिएटिंग विद एंड सोशली लर्निंग फ्रॉम ओल्डर मेल्स। पहला अपनी डोमिनेंट पोजीशन दिखाने के लिए, और दूसरा सीखने के लिए, सोशल लर्निंग करने के लिए फ्रॉम ओल्डर एलिफेंट्स। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट इसके बारे में थोड़ा सा डेटा है, और जो डेटा लिया गया है दो नेशनल पार्क से लिया गया है, नगरहोल एंड बंदीपुर नेशनल पार्क्स, राइट। तो फाइंडिंग्स क्या थी स्टडी की, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ एशियन एलिफेंट्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द अफ्रीकन काउंटरपार्ट्स। क्यों? क्योंकि उनके हैबिटेट्स अलग हैं, राइट। एशियन एलिफेंट्स जो हैं वो कभी भी मिक्स्ड ग्रुप्स में नहीं चलते, कंसिस्टिंग ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, उनका मेल्स का ग्रुप अलग होता है, फीमेल्स का ग्रुप अलग होता है। मेल एलिमेंट्स जो है वो स्मेल यूज करते हैं, उनकी टेक्निक होती है स्मेलिंग, जिससे वो फीमेल एलिफेंट्स को ट्रैक करते हैं। ठीक है, और फिर वो उनकी फर्टिलिटी चेक करते हैं और उनसे उनकी आइडेंटिटी जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, मेल जो एशियन एलिफेंट्स हैं वो 12% अपना जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं अपने मेल ग्रुप्स में, जबकि जो मेल एशियन एलिफेंट्स जो हैं वो अपना 12% अपना टाइम स्पेंड करते हैं मेल अपने एलिफेंट्स के साथ, लेकिन 30 to 60% ऑफ द टाइम जो है वो अफ्रीकन एलिफेंट्स स्पेंड करते हैं अपना मेल एलिफेंट्स के साथ। ठीक है, तो 88% जो टाइम है एशियन एलिफेंट्स का वो फीमेल एलिमेंट्स के साथ होता है। ठीक है, तो यंग एलिफेंट्स जो हैं अफ्रीका के, वो ओल्ड मेल्स के साथ, जो यंग मेल एलिफेंट्स हैं अफ्रीका के, वो ओल्ड मेल के साथ ज्यादा मूव करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनसे सोशल लर्निंग, टेक्निक क्या है उनकी, सोशल लर्निंग उनको चाहिए। ठीक है, तो whereas in Asian elephants young males spend a greater portion of their time associating with the females in mixed sex groups। ठीक है, तो एशियन एलिफेंट जो है वो ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करता है फीमेल्स के साथ, अफ्रीका जो एलिफेंट है वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है अपना मेल ग्रुप्स के साथ। ठीक है, तो ओल्ड एलिफेंट्स जो है वो प्रेफर करते हैं अपने ही ओल्ड मेट्स के साथ रहने के लिए। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है, आप इसके बारे में जरूर नोट्स बना लेगा। ठीक है, तो हम लोग जो अगला जो एक अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस वाला आर्टिकल है वो ये कहता है कि व्हाट लाइज अहेड फॉर अफगानिस्तान आफ्टर द यूएस एग्जिट। तो 3 डील्स हुई थी। पहला जो डील थी वो ओबामा के साथ तालिबान की, फिर ट्रंप के साथ तालिबान की, और अब जो बिडेन की तालिबान के साथ जो डील होने वाली है उसके रिलेटेड ये आर्टिकल है। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ था, यूएस ट्रूप्स जो थे, यूएस मिलिट्री के जो कमांडर्स थे, जो उनके ट्रूप्स थे, वो अफ्रीका से वापस बुला लिए गए। क्यों? क्योंकि ये जो था वो ट्रंप के साथ उनकी डील साइन हुई थी। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि रिसेंटली यूएस ट्रूप्स डिपार्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान। द एग्जिट इज अ पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट्स जो बिडेन्स प्लान टू विथड्रॉ अमेरिकन ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान बाय सितंबर 11। तो डिले था, मई में उनको वापस बुलाना था, लेकिन सितंबर का उनको डिले कर दिया गया, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाई इज द यूएस पुलिंग बैक, क्यों यूएस जो है वो तालिबान से एग्जिट कर रही है। इन जुलाई 2015 ड्यूरिंग द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट एवर मीटिंग हेल्ड बिटवीन तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन पाकिस्तान। लेकिन क्या हुआ था कि ये जो था इसके बारे में कोई भी आगे प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई भी टॉक्स आगे नहीं बढ़ी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे डील जो थी वो साइन हुई दोहा में। ठीक है, इस एग्रीमेंट में क्या हुआ, दोहा में साइन हुई। ठीक है, इस एग्रीमेंट में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रॉमिस किया कि वो अपने सारे जो ट्रूप्स हैं, अमेरिकन ट्रूप्स हैं, वो विड्रॉ करेगा अफगानिस्तान बाय May 1, 2021। ठीक है, प्रेसिडेंट जो बिडेन जो अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने ये कहा, उन्होंने भी सपोर्ट किया ट्रंप तालिबान डील को, लेकिन उन्होंने जो डेडलाइन थी वो सितंबर 11 की कर दी। तो अब क्या डील है, ये डील जो है ये 4 एस्पेक्ट्स, जो कंफ्लिक्ट है उनके 4 एस्पेक्ट्स को कवर कर रही है। पहली वायलेंस, दूसरी फॉरेन ट्रूप्स, तीसरी इंट्रा अफगान पीस टॉक्स, और चौथी द यूज ऑफ अफगान सॉइल बाय टेररिस्ट ग्रुप सच एज अल-कायदा एंड द इस्लामिक स्टेट। फाइन, तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द तालिबान प्रॉमिस्ड टू रिड्यूस वायलेंस। अमेरिका ने कहा, क्या कहा कि हम अपने ट्रूप्स जो है वो वापस बुला लेंगे। तालिबान ने क्या प्रॉमिस किया कि हम जो अपनी वायलेंस जो है एरिया में वो कम कर देंगे, राइट। तो उन्होंने ये कहा तालिबान ने कि विल ज्वाइन इंट्रा अफगान पीस टॉक्स एंड कट ऑल टाइज विद द फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप्स। तो तालिबान ने कहा कि हम सारे अपने जो टाइज हैं फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप के साथ वो
कट कर देंगे और यूएस ने इन रिटर्न क्या कहा कि हम अपने सारे ट्रूप्स जो है वो विड्रॉ कर लेंगे। तो जो था अगर हम इस एग्रीमेंट के बारे में बात करें, द यूएस पुट प्रेशर ऑन द अफगान गवर्नमेंट टू रिलीज थाउजेंड्स ऑफ तालिबान प्रिजनर्स, एक की तालिबान प्री कंडीशन फॉर स्टार्टिंग इंट्रा अफगान टॉक्स। अब करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि जो पीस टॉक है वो फ्रोजन है, वो आगे नहीं बढ़ रही। द तालिबान रिड्यूस्ड हॉस्टिलिटीज अगेंस्ट द फॉरेन ट्रूप्स बट कंटिन्यू टू अटैक अफगान फोर्सेस इवन आफ्टर द एग्रीमेंट वाज साइंड। तो ये तालिबान की तरफ से एक ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ, राइट। तो इंडिया का क्या स्टांस है? इंडिया और अफगानिस्तान के काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, तो इंडिया का क्या स्टांस है इसको लेके? तो प्लीज आप इंडिया अफगानिस्तान के जो इंडिया ने किस तरीके से अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है, जो इंडिया ने पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बना के दी अफगानिस्तान को, तो आप उसके बारे में कमेंट में हमें जरूर बताएं, राइट। तो अब इंडिया का क्या स्टांस रहा? इंडिया का स्टांस रहा, इंडिया इन द पास्ट इंडिया चूज नॉट टू एंगेज द तालिबान एंड द कॉस्ट वर डेयर व्हेन द तालिबान वाज इन पावर। इंडिया ने पास्ट में, ठीक है, तालिबान के साथ कोई भी बात नहीं की और इंडिया ने नॉर्दर्न अलायंस को ही हमेशा सपोर्ट किया, ठीक है। लेकिन इस समय इंडिया तालिबान के पास जाके बात करने लगा। इंडिया ने यह सोचा कि तालिबान जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले करेगा अफगानिस्तान में आने वाले समय में, आने वाले सालों में, ठीक है। इंडिया को 3 क्रिटिकल एरियाज में डील करना है तालिबान में या अफगानिस्तान में, ठीक है। पहला, टू प्रोटेक्ट इन इट्स इन्वेस्टमेंट्स। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया ने अफगानिस्तान में करके रखी है, ठीक है। तो पहला था टू प्रोटेक्ट इट्स इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा, टू प्रिवेंटिंग अ फ्यूचर तालिबान रजीम फ्रॉम बीइंग अ पॉन ऑफ रावलपिंडी। रावलपिंडी मतलब तालिबान जो है वो रावलपिंडी यानी पाकिस्तान का एक एजेंट बन के ना रह जाए, एक पैदा बन के ना रह जाए। और तीसरा, टू मेक श्योर दैट द पाकिस्तान बैक्ड एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स डू नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम तालिबान। ओके, तो ताकि जो एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान द्वारा, उनको तालिबान से सपोर्ट ना मिल सके। फाइन। तो अब अफगानिस्तान के पास आगे क्या बचा है, क्या सिनेरियो रहा है, अफगानिस्तान को कैसे डिसीजन लेना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान कुड फॉल विद इन 6 months। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट अफगानिस्तान की वो 6 महीने में गिर जाएगी। द अमेरिकन विड्रॉल हैज टर्न द बैलेंस ऑफ पावर इन द बैटल ग्राउंड इन द फेवर ऑफ द तालिबान। जो अफगानिस्तान ने, अगर प्रेजेंट की गवर्नमेंट गिर गई और वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स भी नहीं हुए, तो तालिबान जो है वो वहां पे अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर लेगा। तो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा। दे कुड लॉन्च अ मेजर ऑफेंसिव टारगेटिंग द सिटी सेंटर्स एंड प्रोविंशियल कैपिटल्स वंस द अमेरिकन आउट। फिर से तालिबान जो है वो एट्रोसिटीज करने लग जाएगा सिटी सेंटर्स पे, प्रोविंशियल कैपिटल्स पे। ओके, तो 3 सिनेरियोस जो हैं वो हो सकते हैं। देयर कुड बी अ पॉलिटिकल सेटलमेंट इन विच द तालिबान एंड द गवर्नमेंट agree to some power sharing mechanism and jointly shape the future of अफगानिस्तान। दूसरा ये कि an all out civil war may be possible, right? और तीसरा ये तालिबान टेकिंग ओवर द कंट्री, जैसे बताया मैंने आपको, ठीक है। तो किसी भी कंट्री को, फॉर एग्जांपल इंडिया को भी, अगर कोई भी नेशनल अपनी प्लानिंग करनी है टू डील विद द अफगानिस्तान, इट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द 3 सिनेरियोज। ओके, फाइन, समझ में आ गया है ना? तो अब एक मिलिट्री सिनर्जी प्लान, ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल इतना नहीं है ये, लेकिन अभी एडिटोरियल का पार्ट था तो ऑफ कोर्स हमें कवर करना है एज पर द प्रॉमिस वी हैव गिवन टू यू। फाइन। तो इंडियन मिलिट्री, इसमें ये कहा गया है कि जो इंडियन मिलिट्री और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो हमेशा इतना क्लियर नहीं रहा है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट निकाली है फॉर कोऑर्डिनेशन पर्पस, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स थे या जितने भी हमारे आर्मी के प्लेटफॉर्म्स थे, उन सबको इकोनॉमाइज किया जाए, ठीक है, उन सबकी इकोनॉमिकली उन सबको ऑपरेट किया जाए। तो उसी के रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से जरूर। द इंडियन मिलिट्री मस्ट नो दैट कंसल्टेटिव स्ट्रेटेजाइजिंग इज अ प्रीरिक्विजिट बिफोर अ कंक्रीट स्ट्रक्चर इज पुट इन प्लेस। बैकग्राउंड हम देखते हैं इसका। इंडियन मिलिट्री कंटिन्यूज टू वर्क इन सिलोस। ओके, सिलोस का मतलब आप प्लीज मुझे कमेंट पे लिखेंगे, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इशू डायरेक्शन टू ब्रिंग अबाउट जॉइंटनेस। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल क्यों आया, क्योंकि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन इतना नहीं था जो इंफॉर्मेशन को लेके, तो डायरेक्शंस दी गई पीएम साहब की वजह से कि इनमें जॉइंटनेस लाई जाए, ठीक है।
लिविंग द टास्क, जो टास्क दिया गया जॉइंटनेस का वो दिया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया को, ठीक है। द एम इज टू ब्रिंग अबाउट अ सिनर्जी इन ऑपरेशंस व्हाइल इकोनॉमाइजिंग थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेशन एंड वेस्टफुल प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस। फाइन। हाउएवर जो इंडियन फोर्सेस थी उन्होंने इसको रेजिस्ट किया कि आप जो ऐसे थिएटर फंक्शनल कमांड्स बना रहे हो कि अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अगर ऐसे फंक्शनल कमांड देगा इंडियन एयरफोर्स को तो उन्होंने इस चीज को रेजिस्ट किया, राइट। तो रीजंस व्हाई आईएएफ इज रेजिस्टिंग कमांड्स, क्यों? एयरफोर्स जो है उसको हमेशा एक सप्लीमेंट्री फोर्स की तरह देखा गया, ठीक है। हमेशा ये देखा गया कि इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी जो है वही ग्राउंड पे ऑपरेट कर रही है, तो हमें एयरफोर्स की तब जरूरत पड़ेगी जब हम लोग एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसको एज ए सप्लीमेंट्री फोर्स की तरह हमेशा ट्रीट किया गया। फर्दर इफ आईएएफ इज डिवाइडेड इनटू पेनी पैकेट्स, अगर ऐसे काउंटर कमांड्स अगर देने लग गए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनको और उनको इकोनॉमाइज करने लग गए, उनको जो पैसे जो है उनका जो बजट जो है वो कम कर दिया और उनको ये कहा गया कि आप अपना बड़ा ही जुडिशियरी अपना बजट स्पेंड करो, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो एयर ऑपरेशंस हैं उनकी इफेक्टिवनेस पे काफी ज्यादा कमजोरी आएगी, ठीक है। इट विल डिग्रेड द इफेक्टिवनेस ऑफ एयर ऑपरेशंस सिंपली, राइट। तो एयर आर्मी फोर्स से लो क्या इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्या इनके बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। हिस्टोरिकली द इंडियन आर्मी हैज ऑलवेज केप्ट द आईएएफ आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन लूप and demonstrated a penchant to go it alone. The use of offensive air power close to the line of control requires that the force leadership be kept informed. तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर हमने एयरफोर्स की पावर को यूज करना है तो हमें उनको हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में हमें उनको अवेयर करना पड़ेगा, राइट। The proposed air defense commands conflicts with the domain command in seamless employment of air power. तो क्या करना होगा हमें इसके बारे में? What needs to be done? Following things are need to be done before creation of an integrated theater commands. Integrated theater commands मतलब जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो एक इंटीग्रेटेड कमांड देगा इन सबको, उसको हमें इंप्लीमेंट करने से पहले क्या क्या चीजें जो है वो देखनी पड़ेगी। पहला, डिफाइन द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। हमें डिफाइन करनी पड़ेगी कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है और हमारी नेशनल सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी क्या है। There is a lack of clear political objectives and appropriate military strategies always. It can define the types of contingencies, appropriate military strategies, doctrines and require capacities, ठीक है। तो हमें डुप्लीकेशन, वेस्टफुल रिसोर्सेज अगर हमने कम करने ही है तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर प्रैक्टिसेस, राइट। तो एक बहुत अच्छा एक सजेशन था, वो ये था कि थिएटर और एनी लोड स्ट्रक्चर रिक्वायर्स एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज बीन मिसिंग सिंस द डिफेंस कमिटी ऑफ कैबिनेट बिकेम डिफंक्ट इन द 1950s। तो ये एक अच्छा सजेशन था, राइट। तो वे फॉरवर्ड जैसे बताया गया कि देयर इज अ नीड ऑफ एन एडुकेट डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स टू evolve an appropriate military strategy in a nuclear backdrop in concert with the political objectives. तो एक डिस्कशन चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स को मिला के ताकि एक अप्रोप्रिएट मिलिट्री स्ट्रेटजी बना सके, ठीक है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी उसमें डिफाइन कर सके, जॉइंट प्लानिंग और ट्रेनिंग चाहिए ताकि सारी जो वॉर गेमिंग है या जो भी हमारे कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशंस हैं वो क्लियर होके सामने आ सके और हमारी कंट्री की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो और भी स्ट्रांग हो सके और कम्युनिकेशंस जो है वो और भी क्लियर और स्ट्रांग हो सके, ठीक है। तो अगला आर्टिकल हम देखेंगे, गॉजिंग पेंडेमिक मॉर्टेलिटी विद द सिविल रजिस्ट्रेशन डाटा। तो ये आर्टिकल जो है इसमें ये कहा गया कि जो हमारा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये एक इम्परफेक्ट सिस्टम है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, तो ये क्यों आया गया ये हम लोग जरूर देखते हैं। तो बैकग्राउंड अगर हम देखें तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो कि हमारे बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड रखता है, ये ऐसा रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसमें हमारे बर्थ और डेथ के जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, राइट। तो इंडियन जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने रिसेंटली स्टेट लेवल ऑल कॉज मॉर्टेलिटी का जो डेटा था सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से वो उठाया, ठीक है। जबकि करंटली वो कॉन्फिडेंशियल रख दिया गया है और क्लोज कर दिया गया है पब्लिक के लिए, लेकिन उन्होंने ये बताया डेटा में कि लार्ज राइज इन एक्सेस मॉर्टेलिटी इन सर्ज मंथ्स ऑफ सेकेंड वेव ऑफ अप्रैल एंड मई 2021। बड़ा ज्यादा मॉर्टेलिटी रेट था, बहुत ज्यादा सर्ज किया था, बहुत ज्यादा
मोर्टेलिटी रेट था, डेथ रेट था अप्रैल और मई 2021 में, ठीक है। तो जो डेथ रेट था वो वेरी किया था स्टेट टू स्टेट। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ज्यादा था और तमिलनाडु, केरला में कम था। तो इसमें बात ये की गई है कि सीएसआर का जो डेटा है, जो सीआरएस का जो डेटा है, वो इम्परफेक्ट कैसे है, क्योंकि विद टाइम इसमें कई सारे जो हमारे ऑल कॉज मोर्टेलिटी के जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा के जो फिगर्स हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ज्यादा होते हैं, और जो यहाँ पे सेव्ड है वो अंडर एस्टिमेट किया गया है, वो डेटा पूरा यहाँ पे सेव नहीं होता। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो यहाँ लिखा है कि दो द सीआरएस डेटा हैज हाइलाइटेड द अंडर काउंटिंग ऑफ कोविड-19 डेथ्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे अंडर काउंटिंग है कोविड-19 डेथ से कि इंडिया में, एंड रिमेन्स द बेस्ट सोर्स ऑफ डेटा ऑन ऑल कॉज मोलैरिटी। देयर आर सम नोन सोर्सेज ऑफ एरर दैट एग्जिस्ट विद इन द डेटा। तो बात ये की गई कि अंडर काउंटिंग की गई कोविड-19 डेथ्स को इस डेटा के थ्रू, और जो ऑल कॉज मोर्टेलिटी, कोई और जो कैंसर से है या जो कोई एक्सीडेंट से, ओल्ड एज, तो इन सब के बारे में जो डेटा है वो इस रजिस्ट्रेशन में रहता है। तो ये कहा गया कि कुछ ना कुछ एरर जो है वो इस डेटा में है, राइट। तो सोर्सेज ऑफ एरर क्या हैं? दीज नंबर्स आर अंडर एस्टिमेट्स ऑफ टोटल मोर्टेलिटी। क्यों? क्योंकि 2018-19 का अगर देखें तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो डेटा पब्लिश किया था वो डेटा ज्यादा था एज कंपेयर टू जो ऑनलाइन जो डेटा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो रिसेंटली पब्लिश्ड एनुअल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा फॉर 2019 shows that India registered 92 of every 100 deaths as of 2019। तो 92 मतलब 8 डेथ्स जो है वो कम रजिस्टर की गई हैं यहाँ पे इस डेटा में, ठीक है। तो वेरिएशंस भी बहुत ज्यादा है स्टेट्स में। फॉर एग्जांपल बिहार जो स्टेट है इंडिया की, उसने ओनली आधी डेथ्स जो है वो सिविल रजिस्ट्रेशन डेटा पे रजिस्टर की हैं और बाकी 50% डेथ्स जो है वो रजिस्टर नहीं किए हैं। तो यही इन पे सवाल है, और अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन ये है कि द सोर्सेज ऑफ एरर इंडिकेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन इंडिया ड्यूरिंग द पैंडेमिक रिपोर्टेड यूजिंग द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम माइट बी अंडर एस्टिमेटेड। तो इससे यह प्रेडिक्शन लगाई गई कि जो कोविड-19 से जो डेथ हुई है इंडिया में वो माइट बी अंडर एस्टिमेटेड, वो पूरी डेथ जो है वो यहाँ पे रजिस्टर नहीं की होंगी, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स जो है वो अपना डेटा एकदम करेक्ट नंबर में नहीं देती। तो ये कहा गया कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो एक इम्परफेक्ट सिस्टम है, आपको इससे करेक्ट डेटा नहीं मिलेगा। और ये भी कहा गया कि एक्नॉलेजिंग द गैप्स in the system will help journalists but does not minimize the magnitude of the crisis। तो ये कहा गया कि अगर आप लोग डेथ्स कम दिखाएंगे तो ऑफ कोर्स इससे क्या होगा कि आपका तो सही रहेगा ही, गवर्नमेंट को तो बेनिफिट रहेगा ही, लेकिन जो है जो क्राइसिस का जो मैग्नीट्यूड है वो कम नहीं होगा। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हैं, प्लीज अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। और प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड करें। और एक हमारी वीडियो आने वाली है जिसमें हम ये बताएंगे कि क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल्स को पढ़ना, राइट। क्यों स्टूडेंट स्किप कर देते हैं और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को मार्क करते समय या मेंस का आंसर अटेम्प्ट करते समय उनको प्रॉब्लम होती है, राइट। तो अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर हम लोग हर एक आर्टिकल टाइमली आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।